हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। और आप ज़्यादा वीडियोस के लिए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि दो मेन प्रोपोजिशन जो हैं वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की। पहली जो है वो है आपकी सेज लॉ ऑफ मार्केट, और दूसरी जो है वो आपकी है वेज प्राइस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। और हम देखेंगे कि ये दोनों जो प्रोपोजिशंस हैं, सेज लॉ ऑफ मार्केट और वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ये किस तरीके से काम करते हैं और कैसे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, खासकर क्लासिकल फ्रेमवर्क में, ये दोनों प्रोपोजिशंस क्यों ज़रूरी हैं। अगर हम बात करते हैं उनके फुल एम्प्लॉयमेंट के जो एजम्पशन है उसमें, और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन के जो है वो प्रोपोजिशन में। तो हम देखने की कोशिश करते हैं। और इन इसमें जो प्रमुख रूप से जो हमारा कंटेंट है वो है व्हाट इज़ सेज लॉ ऑफ मार्केट। और इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि सेज लॉ ऑफ मार्केट और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन किस तरीके से काम करता है, और इसके साथ साथ जो है वो पीगू की वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किस तरीके से वर्क करती है इन अ क्लासिकल फ्रेमवर्क। तो ये दो बेसिक प्रोपोजिशंस हैं जिसको कि हम इस लेक्चर के बाद समझ सकेंगे, खासकर क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो। और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन एक मार्केट में, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में कैसे होता है इन अ क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सेज लॉ ऑफ मार्केट पे और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन पे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेज लॉ ऑफ मार्केट है क्या। तो जैसा कि आप देखने से समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये जो आपके जे बी से एक प्रमुख जो हैं वो अर्थशास्त्री रहे हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में इनका नाम आता है। और इन्होंने बोला कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके का जो प्रोडक्शन में जो इंक्रीज़ हो रहा है, वो प्रोडक्शन का जो इंक्रीज़ है, यानी सप्लाई, और सप्लाई क्रिएट किसको कर रही है? अपनी ही डिमांड को। तो अगर किसी भी तरीके की मार्केट में प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी और कैपिटल स्टॉक के इन्वेस्टमेंट से अगर मार्केट में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो ये पूरा का पूरा माल जो उत्पादन हो रहा है ये मार्केट में आसानी से बिक जाएगा, और किसी भी तरीके का बिना बिका माल मार्केट में नहीं होगा, यानी किसी तरीके का ओवर प्रोडक्शन की समस्या नहीं होगी, और किसी भी तरीके की डिमांड डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी मांग में किसी तरीके की कमी नहीं होगी। तो जो आपके ये जो प्रोपोजिशन है वो ये बोलता है कि आप कितना भी प्रोडक्शन कर लें, यानी जितनी भी सप्लाई आती जाएगी उसके लिए डिमांड जो है वो अपने आप जनरेट होगी। और ये होगा कैसे? ये जो आर्गुमेंट है, ये बेसिक इसका जो फाउंडेशन है वो ये है कि जो भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी उत्पादन मार्केट में अगर हो रहा है, तो वो बराबर मात्रा में इनकम को जनरेट करता है, इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज क्रिएटेड। यानी जितनी भी वैल्यू की कमोडिटी क्रिएट हो रही है, मान लीजिए कि उसमें कुछ कैपिटल लगा हो, कुछ लेबर लगा हो, और कि भूमि का जो है वो इस्तेमाल हुआ हो, किसी तरीके की टेक्नोलॉजी का, मशीन का इस्तेमाल हुआ हो, तो इन सब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उत्पादन के बदले में इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है इनका मेहनताना मिलेगा। और ये जो मेहनताना है ये डिमांड जो है मार्केट में उसको जो है वो पुश करेगा, तो डिमांड को इंक्रीज़ करेगा। तो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है मार्केट में, जितनी भी सप्लाई क्रिएट हो रही है, वो बराबर मात्रा में इनकम को भी जनरेट करती है। वो इनकम जो है वो मजदूरी के रूप में आ सकती है, वो इनकम जो है अगर किसी ने कैपिटल लगाई है तो उसको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगी, वो इनकम जो है किसी की भूमि का इस्तेमाल हुआ होगा तो उसको लगान के रूप में मिलेगी, वो इनकम जो है अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई फर्म है तो उसको प्रॉफिट के रूप में मिलेगी। तो हम देखें तो इस तरीके से बराबर मात्रा में जो है वो इनकम का जनरेशन होता है, और ये जो इनकम का जनरेशन होता है ये वापस जो है खर्च होता है किसमें? परचेजेज ऑफ सच गुड्स, यानी वस्तुएं जो भी उत्पादित हो रही हैं उन वस्तुओं के के कंजम्पशन पे इन जो इनकम्स का
खर्च होता है। तो एक तरीके से सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड को खुद ही जनरेट कर रही है, ऑटोमेटिकली जो है वो डिमांड जनरेट मार्केट में हो रही है। तो ये जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो है, ये खासकर अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक प्रमुख प्रोपोजिशन है, जिसकी वजह से क्लासिकल्स मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में किसी भी तरीके की कभी भी जो है शॉर्टेज नहीं हो सकती डिमांड की, यानी डिमांड डेफिशिएंसी नहीं हो सकती अगर हम एक रेगुलर फेज़ को देखें, और किसी तरीके की ओवर प्रोडक्शन की यानी अति उत्पादन की समस्या भी नहीं हो सकती, जो कि बिना बिके माल के रूप में देखने को मिलती है। अब अगर हम इसको देखें तो जो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो जो है किसके लिए मेकअप करता है, वो मेकअप करता है इनकम फ्लो में जो प्रमुख पार्ट है जिसको आप सेविंग्स बोलते हैं, और इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको हम फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, और इस तरीके से जो है सप्लाई जो भी क्रिएट हो रही है वो अपनी बराबर मात्रा में डिमांड को जनरेट करती है। हम यहाँ पे इस इनकम फ्लो की बात क्यों कर रहे हैं और इस लीकेज की बात क्यों कर रहे हैं? लीकेज यहाँ पे क्या है? सेविंग। इनकम फ्लो का मतलब ये है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो उसमें दो प्रमुख पार्ट होते हैं, एक होता है आपका हाउस होल्ड और दूसरा होता है आपका फर्म्स। तो अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हाउस होल्ड से जो है वो लेबर जो है वो फर्म्स को दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है, और उसके बदले में जो है जो फर्म्स जो हैं वो वस्तुओं और सेवाओं का जो है वो सप्लाई करती हैं हाउस होल्ड्स को। तो इनकम का जो फ्लो हो रहा है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में हाउस होल्ड्स को उनके उनके फैक्टर्स के यूज़ के बदले में उनको मजदूरी मिल रही है इस लेबर के बदले में, और ये जो गुड्स जो फर्म्स के द्वारा जो हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड की जा रही हैं, इनको जब ये हाउस होल्ड्स परचेज करेंगे तो जो है वो वापस जो है इनकम जो है वो वापस फर्म की तरफ फ्लो करेगी। तो ये एक तरीके का सर्कुलर, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर हो सकता है कि हाउस होल्ड जो इनकम कर रहा है उसका कुछ भाग जो है वो बचा ले, यानी सेव कर ले। तो अगर सेविंग्स किसी तरीके की हो रही है तो ये सेविंग्स को पूल हो करके इन्वेस्टमेंट के रूप में पहुंचना पड़ेगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं जा रही है तो ये एक तरीके का लीकेज जो है वो सर्कुलर इनकम ऑफ फ्लो में दिखाई देगा। और अगर इस सेविंग्स का यूज़ जो है और यूटिलाइजेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इस सर्कुलर फ्लो से बहुत सारी इनकम जो है वो अनयूटिलाइज्ड रूप में सेविंग्स के रूप में पड़ी रह जाएगी। इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जो भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको फुल्ली यूज़ किया जाता है। कैसे? अगर किसी तरीके का फ्लो अगर लीकेज हो भी रहा है इनकम फ्लो से सेविंग्स के रूप में, तो वो जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में हमको देखने को मिलता है। और ये होता कैसे है? ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के फ्लक्चुएशन से। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें तो क्लासिकल फ्रेमवर्क में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होती है वो होती है आपकी सप्लाई ऑफ सेविंग से, और जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड से। तो कैपिटल का जो है सप्लाई कहाँ से हो रहा है? सेविंग से। और कैपिटल की जो डिमांड कहाँ से आ रही है? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये जो सप्लाई और डिमांड है ये जहाँ पर एक दूसरे को कट करती हैं वहाँ पर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाती है। तो अगर हम एक्स एक्सेस पे हम सप्लाई एंड डिमांड लें, अगर हम कैपिटल की सप्लाई एज अ सेविंग और डिमांड एज इन्वेस्टमेंट, तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो हम डिसाइड कर सकते हैं आपके वाई एक्सेस पे, आपके वर्टिकल एक्सेस पे। तो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमने सप्लाई एंड डिमांड लिया कैपिटल का सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के रूप में, और जहां ये दोनों सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के इक्वल आते हैं वहां पर हम देखते हैं कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होती है। अब अगर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आती है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए जो कैपिटल की डिमांड है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब जो है वो लोगों को सस्ता जो है वो कैपिटल मिलेगा मार्केट से। क्योंकि जो जो कैपिटल है उसका जो प्रतिफल है, उसका जो आपका मेहनताना है वो एक तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जो भी कैपिटल मार्केट में है अगर वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रही है इन्वेस्टर्स को तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, और अगर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है
ऊंची है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हायर है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड के लिए एक्सपेंडिचर कम हो सकती है। उसी तरीके से अगर हम सेविंग्स की बात करें तो अगर सेविंग्स जितनी ज़्यादा होगी यानी मार्केट में सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी कैपिटल की, रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम होगा। और मार्केट में अगर जो है वो सप्लाई सेविंग्स की जितनी कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद हम देखें कि किस तरीके से सेज लॉ ऑफ मार्केट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के प्रोपोजिशन को भी आगे बढ़ाता है कि उनका कहने का आशय ये है, से के लॉ ऑफ मार्केट का कहने का आशय ये है कि इस जो पूर्ण रोजगार का जो स्तर है इस पर अगर हम देखें तो हमेशा हम देखें कि इनफ एक्सपेंडिचर या इनफ एग्रीगेट डिमांड हमेशा बनी रहती है जो भी मार्केट में प्रोडक्शन हो रहा है उसको परचेज करने के लिए। और यही जो है वो सेज लॉ ऑफ मार्केट का जो है वो सार है कि जो आपका सप्लाई है, जो आपकी प्रोडक्शन है वो बूस्ट करती है मार्केट में डिमांड को। कैसे करती है वो हमने आपको समझा दिया कि किस तरीके से जो है वो हर एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी, हर एक प्रोडक्शन जो है वो इक्वल अमाउंट में जो है वो डिमांड और इनकम को मार्केट में जनरेट करता है, जिसका उपयोग जो है वो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो है वो मेहनताना है। जितने भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, चाहे वो कैपिटल हो, लेबर हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या लैंड हो, उनको उनके प्रोडक्शन में यूज़ के बदले में उनका मेहनताना मिलता है और उस मेहनताने का इस्तेमाल वो अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं। और इस तरीके से जो है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन मार्केट में बना रहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट मार्केट में बना रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं जो है वो जो दूसरा प्रोपोजिशन है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का, वो है पीगू की वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम पीगुअन इफेक्ट या रियल बैलेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। अब ये है क्या, पहले हम इसको ये समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि मार्केट में जनरली अगर हम देखें तो किसी तरीके की डिमांड डेफिशिएंसी वैसे होती नहीं है, लेकिन अगर डिमांड डेफिशिएंसी अगर किसी वजह से उत्पन्न हो भी गई, यानी मार्केट अगर मान लीजिए कि किसी तरीके से मंदी के चंगुल में फंसने में अगर आ भी गया, तो उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे और कैसे ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन काम करता है, कैसे ये वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी काम करती है, और इसके लिए क्यों ये वेज प्राइस का फ्लेक्सिबल होना या इसमें लचीलापन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, खासकर अगर हम पीगू की बात करें, तो वो ये बोलते हैं कि एक जो जनरल वेज कट है, किसमें? मनी वेजेस में, यानी लोगों की जो मौद्रिक मजदूरी जो लोगों को मिल रही है उसमें अगर हम एक वेज कट कर दें, किस किस स्थिति में? डिमांड डेफिशिएंसी की स्थिति में। मान लीजिए कि मार्केट जो है वो स्लगिश हो रहा है, मार्केट जो है वो उसमें डिमांड की कमी है और जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं और जो फर्म्स हैं उनके पास बिना बिका माल पड़ा हुआ है और मार्केट में डिमांड नहीं है। तो कैसे इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है? उसके लिए है एक उपाय जिसको हम बोलते हैं वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी और एक जनरल वेज कट। वेज कट किसमें? मनी वेजेस में, मौद्रिक मजदूरी में। और इससे क्या होगा? क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अनुसार अगर हम वेज कट करते हैं मौद्रिक मजदूरी में, डिमांड डेफिशिएंसी की स्थिति में, मार्केट में अगर मांग की कमी है, तो ये वापस जो है फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार के स्तर पर मार्केट इकोनॉमी को लाने की कोशिश करेगा, यानी संतुलन में लाने की कोशिश करेगा किसी भी एक बाजार अर्थव्यवस्था को। अब ये मनी वेज कट काम कैसे करता है, ये ऐसा होगा क्यों और कैसे होगा? देखिए, अगर हम मनी वेज को कम करते हैं मार्केट में, अगर हम एक पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उससे होगा क्या? उससे जो डिमांड फॉर लेबर है ये इंक्रीज करेगा। अब डिमांड फॉर लेबर आप समझ लीजिए पहले कि क्लासिकल फ्रेमवर्क में ये कैसे काम करेगा, यानी मजदूरी की दर जो है वो कैसे डिसाइड होती है? मजदूरी की दर जो है वो डिसाइड होती है मजदूरों की मांग और मजदूरों की पूर्ति के हिसाब से, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। कोई भी मार्केट इकोनॉमी जो होगी उसमें हमेशा जो है सप्लाई और डिमांड की जो फोर्सेस से ही किसी भी वस्तु की, किसी भी फैक्टर की प्राइस डिसाइड होती है। यहाँ मजदूरी की जो कीमत है वो क्या है? उस मजदूर की कीमत क्या है? उसको मिलने वाली मजदूरी। तो मजदूरी कैसे डिसाइड हो रही है? डिमांड और सप्लाई से। अगर हम मनी वेजेस में कट करते हैं, यानी लोगों की मौद्रिक मजदूरी में कमी करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो फर्म्स हैं वो लेबर की ज़्यादा डिमांड करेंगी, क्योंकि अब उनको लेबर जो है वो सस्ता मिल रहा है। अगर आपको पहले 150 रुपये में एक वर्कर
2 घंटे के काम करने के लिए मिलता था और अभी आपको 100 रुपये में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाओगे। तो और इससे क्या होता है, दूसरी तरफ इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें भी कमी आती है। क्यों? क्योंकि जो भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसके उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा जो है वो वेजेस के रूप में जो है वो मजदूरों को मिल रहा है। तो अगर वेजेस में कट आएगा तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट में भी कट आएगा, और कॉस्ट में अगर कट आएगा तो जाहिर सी बात है कि प्राइसिंग जो है वो उस वस्तु की उसमें भी कमी आएगी, यानी उस वस्तु की जो कीमत है वो पहले की तुलना में कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो है मजदूरी पर जो होने वाला खर्च है किसी वस्तु के उत्पादन में, उसमें कमी आई है। अब अगर मार्केट में अगर आप देखें वस्तुओं की जो अगर कीमतों में कमी आएगी, तो आपको पता है कि जो मांग का जो नियम है, लॉ ऑफ डिमांड, उसके हिसाब से अगर हम एक नॉर्मल गुड्स की बात करें, एक सामान्य वस्तु की बात करें, तो वस्तुओं की कीमत में कमी आने पर वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, और जाहिर सी बात है अगर वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस को बूस्ट कर देगा। यानी मार्केट में जो प्रोडक्शन में स्लगिशनेस आ रही थी, जो डिमांड डेफिशिएंसी आ रही थी, वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम होने की वजह से, उसकी कीमत कम होने की वजह से वापस जो है मार्केट में जो है डिमांड जो है वो बढ़ने लगी। और अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सप्लाई भी बढ़ेगी और सेल्स में जो है वो इंक्रीज होगा। अब ये जो सारा जो खेल है वो कैसे हो रहा है, वो है वेज फंड के द्वारा। कोई भी जो फर्म होती है उसका एक अपना वेज फंड होता है, यानी वो अपनी अपना एक फंड है जिससे कि वो मजदूरी लोगों को देता है। अब वो जो मजदूरी लोगों को दे रहा है उसका एक एक लिमिटेड उसके पास एक वेज फंड है जिससे कि वो उतने ही वर्कर्स को हायर कर सकता है। जब डिमांड डेफिशिएंसी है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में डिमांड है नहीं, तो क्यों कोई फर्म जो है वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार देगी, वो तो उल्टा लोगों को रोज़गार से निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन लोगों को अगर निकालने की बजाय उनकी अगर मनी वेज में कट कर दी जाए, यानी पहले की तुलना में उनको कम जो है वो मजदूरी दी जाए, तो हो सकता है कि हम अपने पुराने वेज फंड से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें। और यही वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का जो प्रोपोजिशन है वो बोलता है कि इन केस ऑफ डिमांड डेफिशिएंसी आपको क्या करना है, आप मनी वेज में कट कर सकते हैं। और मनी वेज में अगर आप कट करेंगे तो आपके पास इतना वेज फंड होगा कि आप और ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे, जो कि ग्रोइंग डिमांड के साथ मैच कर पाएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट को वापस क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। यानी अगर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार से बाहर निकाला जा सकता था, इन केस की अगर हम देखें कि वेज स्ट्रक्चर में या पे स्ट्रक्चर में अगर स्टिफनेस है, तो उस स्टिफनेस की वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाए जब मंदी की स्थिति हो, डिमांड डेफिशिएंसी की स्थिति हो, मार्केट स्लगिश हो। और जैसा कि आजकल की मार्केट इकोनॉमीज में होता है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो ले ऑफ कर दिया जाता है, काम से निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्म्स के पास उतना वेज फंड नहीं है कि वो जो परसिस्टेंट यानी जो स्टिफ पे स्ट्रक्चर है उस पर सब लोगों को उतना पेमेंट या उतनी मजदूरी दे सके। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स यही बोलती है कि अगर पे स्ट्रक्चर जो है वो स्टिफ है, यानी उसमें किसी तरीके का परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है, उसमें किसी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी की या कट की संभावना नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में हम इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को झेलना पड़े हमें, यानी बेरोजगारी को हमको झेलना पड़े, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार ये जो दो प्रमुख प्रोपोजिशन है इसके हिसाब से एक इकोनॉमी काम करती है। और अगर जो है वो लेबर यूनियन का जो है वो ज़्यादा जो है वो इंटरफेरेंस ना हो और लेज़र फेयर पॉलिसी मार्केट में काम कर रही हो, यानी जिसको हम बोलते हैं कि सरकार की जो कम से कम जो है वो हस्तक्षेप हो किसमें, मार्केट इकोनॉमी में, और लेबर यूनियंस का कम से कम हस्तक्षेप हो पे स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये दोनों जो प्रोपोजिशन हैं, आपकी सेज लॉ ऑफ मार्केट और वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, इसके हिसाब से जो है वो मार्केट अपने आप काम करता रहेगा, एक इनविजिबल हैंड जो है वो उसको हैंडल करता रहेगा, और जो है वो मार्केट जो है वो स्मूथ तरीके से काम करता रहेगा फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर। और फर्दर हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि
क्यों जो है वो 1930s में डिप्रेशन आया जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, और क्यों क्लासिकल फ्रेमवर्क जो है उसमें चेंजेस की ज़रूरत पड़ने महसूस होने लगी, और क्यों जो है वो केन्सियन रेवोल्यूशन के रूप में हम देखते हैं कि पूरी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बदल गई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो सरकारी हस्तक्षेप और जो है वो जो प्रोपोजिशंस हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स की वो क्यों काम नहीं कर रही थी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, और अधिक वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन पे आप प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जो है वो जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।